वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मुझे सच में आप लोग के साथ समय का पता नहीं चलता, बहुत तेज समय निकल जाता है आप लोग के साथ। गुड आफ्टरनून। हाँ, बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। एकदम बढ़िया, बोलिए। घूमने यार बहुत सारी मतलब बहुत सारी तो नहीं, आस-पास की जगह में जाएँगे। पाठशाला में बालिका बुला रही है। हुँ, जौनपुर। यार जाएँगे तो कहीं देखो जाएँगे, घूमना तो है ही यार, थोड़ा-सा घूम लेते 5-6 दिन है। हाँ, बूंदी बँटवाना है? अरे! अभी तुम लोग बूंदी में ही अटके हो यार, पाठशाला सेंटर जहाँ पे भी जाते हो कम से कम कैडबरी तो लो यार, किटकैट। बूंदी मांग तो तुम लोग अच्छा अभी स्कूल तो खत्म हो गए है ना? पुराने वाले स्कूल में जा सकते हैं ना लेकिन? बिल्कुल जाइए। पाठशाला में प्रोग्राम है तो ज़रूर हिस्सा बनिए और जो है बूंदी-वूंदी के लड्डू खाइए। आप लोग को छुट्टी नहीं चाहिए क्या, ऐसा है कुछ? देखिए बाकी बॉटनी और मतलब बायो और केमिस्ट्री में तो हाँ। बायो और केमिस्ट्री के फैकल्टीज तो जा चुके हैं, मैं ही एक बाकी हूँ, तो आपको मुझी से मिलना पड़ेगा 15 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे रह के पढ़ाई करिए। ऑनलाइन पैसे बूंदी के लिए। वैसे बच्चों मैं तुम लोग को बताऊं मैं, बूंदी स्टिल मेरा फेवरेट है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब बूंदी मिला करती थी। मुझे लगता है अब समय बदल गया है। हाँ, मैं भी वो बार-बार जब तक वो सर पकड़ के हाथ निकालते नहीं थे कि चलो यार पांडे कितनी बार लोगे तब तक मैं वापस नहीं, नहीं बूंदी इतनी इतनी मिठाई खाई है बच्चों, बूंदी स्टिल अभी भी टॉप पे, मतलब बूंदी को हरा नहीं पाया कोई। और बूंदी भी अच्छा अभी बूंदी का सब्स्टिट्यूट अभी स्कूलों में नहीं आया, मंच वंच नहीं मिलती। मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, बीच में कह रहे थे मंच मिलने लगी। हाँ, खैर पापे ये क्या होता है यार? स्टोन्स, टोस्ट, टोस्ट अच्छा। टोस्ट तो फिर चाय भी बंटवानी पड़ेगी यार, टोस्ट और चाय। माहौल अच्छा बनाते हैं। ठीक। हाँ हाँ, चलिए आइए। ये रुला के मारने का लड़का, हाँ। रुलाओ भाई, हाँ। अरे तुम बेटा कुछ अच्छी हंसती खेलती हुई। हाँ हाँ हाँ। भैया तुम्हें पूरी सोसाइटी को पता चल जाता कि तुम निकले हो तो रोक लेती तुमको सोसाइटी, कसम से सूरज। हाँ। मैं कह रहा हूं कि किसी को पता चल जाता कि तुम निकले हो इस उद्देश्य से, मोहब्बत वाले उद्देश्य से, तुम्हें सब लोग रोक लेते कि घर पे रहो बेटा। हाँ। खैर बच्चों ये थोड़ा सा मतलब आप लोग वैसे तो पढ़ते वढ़ते होगी, लेकिन जो भी आप लोग
अभी इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए, पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा फोकस करिए आप, है ना? मुझे अ, ये मतलब सोशल मीडिया तो है ही, उससे भी दूर रहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम यार थोड़ा टफ है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को। जो 5 दिन मिल रहे हैं बच्चों, उसका थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करिए, जितने भी बैकलॉग्स हैं उसको कवर कर लीजिए। और बस मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ फिजिक्स के दे दूंगा चैप्टर वाइज, अभी मैंने बनाए नहीं है, आज बैठ के बनाऊंगा। तो चैप्टर वाइज कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल आ जाएंगे बच्चों आपके पास, तो उन सवालों को करिए। हर चैप्टर में बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं, हर दिन के हिसाब से 20 या 25 सवाल आएंगे, तो आप उनको कर लीजिएगा अटेम्प्ट। और और बच्चों वही है कि ज्यादा से ज्यादा समय बैकलॉग्स के लिए दीजिए। हाँ बेटा, हाँ जितने सारे मतलब जितने अभी तक मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को उतने चैप्टर्स के, ठीक है। और हाँ, क्या बेटा? 19 तारीख की छुट्टी का, रक्षाबंधन के दिन? हाँ, आपकी छुट्टी नहीं यार, 19 को भी है आपकी छुट्टी यार। हाँ 19 छुट्टी है, आपकी छुट्टी है, ठीक है। हाँ, और बच्चों ये सीरियस नोट पे आज वो बच्चा कह रहा था, तो भाई आप लोग थोड़ा सा अपना बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है किसी भी चीज का। 1 साल है, आप बहुत जम के पढ़ाई करिए। और ये 1-2 साल है, मतलब मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपकी पूरे जीवन ही पलट जाएगा। जो भी आपका स्ट्रगल है वो इस 1 साल में अगर आप कायदे से मेहनत कर गए और भाग्य थोड़ा ठीक रहा, साथ दे गया, तो बिल्कुल बदल जाएगा। धन्यवाद। हाँ, बच्चन है कौन? कौन? सूरज मेरे ही एज का है क्या? कब से तैयारी कर रहे हो भैया? नहीं, मुझे लग भी रहा है तुम्हारी बातों से। सूरज एमएससी 2 बार कर चुके हैं। अच्छा, चल सेकेंड ईयर है। अच्छा अच्छा। सूरज भाई मिलते हैं अपन, कहाँ हल्द्वानी में हो ना तुम अभी? सूरज, सूरज बोल ही नहीं रहा एकदम। सूरज गायब हो गया, चलिए। हल्द्वानी में हो ना आप? मिलते हैं हम लोग। 2 बार एमएससी क्यों कर रहे हो लेकिन तुम? हाँ हाँ, एक बार हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। आइए बच्चों, डिस्कशन करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट। आइए, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने एक केस डिस्कशन कर लिया जिसमें एक्सप्लोजन होगा, उसमें 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब कई बार कुछ सवाल ऐसे जो मोस्टली आते हैं बच्चों, उसमें 3 फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, फिर उन पे बेस सवाल करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, तो मान लीजिए कि एक बॉम्ब है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, रेस्ट पे है और ये 3 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। इनिशियली हम लोग मानते हैं कि रेस्ट पे है, तो पी इनिशियल बच्चों इसका हो जाएगा 0। अब ये 3 फ्रैगमेंट्स में टूटता है, ठीक है। और तीनों फ्रैगमेंट्स के पास बच्चों खुद का कुछ ना कुछ मोमेंटम है। मान लीजिए तीनों फ्रैगमेंट्स के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ये मान लीजिए P1 से इधर जा रहा है, ये P2 से इधर जा रहा है, और ये P3 से इधर जा रहा है। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बच्चों 0 है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा है, एक्सप्लोजन हुआ है उसमें इंटरनल फोर्सेज इन्वॉल्व थे, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो बच्चों फाइनल मोमेंटम भी जो है वो 0 के बराबर ही होगा। लेकिन फाइनल मोमेंटम में P1 P2 P3 लिखा जाएगा। तो बच्चों P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर बराबर 0 होगा। अब देखिए सवालों में जनरली क्या किया जाएगा बच्चों, 3 में से आपको 2 के मोमेंटम के बारे में बता देंगे, ठीक है। 3 में से 2 के मोमेंटम के बारे में बता देंगे। जैसे मान लीजिए P1 और P2 पता है आपको, और P3 पूछ दिया है, तीसरे वाले की वेलोसिटी, स्पीड या मोमेंटम पूछ दिया है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो P3 वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P1 प्लस P2। तो P1 और P2 के मोमेंटम को जोड़ के आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपको तीसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है। एक सेकंड बच्चों, अभी अभी मत लिखिएगा, मैं समय दूंगा, आप आराम से लिखिएगा। अब जैसे रेस्ट पे था, 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गया, ठीक है, तो आप ऐसा P3 जो होगा तीसरा मोमेंटम, वो माइनस ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर होगा। अब इसमें एक चीज और बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगी, बताइए एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो एक्सप्लोजन में प्रोड्यूस होगी वो तीनों की काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा। तो P1 स्क्वायर बाई 2m1 मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी,
दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी और तीसरी वाली काइनेटिक एनर्जी आपको जोड़नी पड़ेगी, P3 स्क्वायर बाय 2m3। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी एक्सप्लोजन में निकलेगी। अब इसका भी बच्चों एक सब केस होता है जहां पे एक्सप्लोजन होके जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये जनरल हो गया कि एक बॉम्ब रेस्ट में था, एक्सप्लोजन हुआ और तीनों पार्टिकल किसी रैंडम डायरेक्शन में चले गए। ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि उनमें से दो पार्टिकल परपेंडिकुलर, रैंडम डायरेक्शन। तो रैंडम डायरेक्शन बच्चों P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2। अगर तीन पार्टिकल तीन हिस्सों में टूटता है बच्चों पार्टिकल, और उसमें से दो हिस्से मान लीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक मान लीजिए इधर चला जाता है P1 मोमेंटम और एक इधर चला जाता है बच्चों P2 मोमेंटम, और जो तीसरा पार्टिकल है वो मान लीजिए इधर चला जाता है, इसका मोमेंटम मैं मान लेता हूं P3। अब इसमें बच्चों देखिए मैंने कंडीशन लिया है कि तीन फ्रेगमेंट में से दो फ्रेगमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब P1 और P2 के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री है। तो उस केस में देखिए जरा ध्यान से, अभी भी ये चीज तो वैलिड होगी, है ना। तो आप यहां से फिर से बच्चों आप बोल देंगे कि P3 वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो मतलब ये वाली चीज तो बच्चों यहां पे भी वैलिड होगी कि P3 बराबर होगा माइनस ऑफ P1 प्लस P2। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट P3 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप P3 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो बच्चों ये P3 का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सर कैसे, देखिए बच्चों आप ये मान लीजिए कि P2 आई कैप है और ये P1 जे कैप है। तो अगर मैं इसको आई कैप मान लू, P2 आई कैप और P1 जे कैप, तो जो P3 वेक्टर होगा बच्चों देखिए जरा, वो जाएगा P2 आई कैप प्लस P1 जे कैप। ये बच्चों वेक्टर फॉर्म हो गई इसकी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। और बच्चों देखिए कई बार आपसे डायरेक्शन भी पूछ दिया जाएगा कि एक P1 इधर चला गया और P2 इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया, तो बताइए P3 किस डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए बच्चों आपसे थीटा पूछ दिया जाए, ठीक है, तो tan थीटा बराबर देखिए कैसे निकालेंगे। tan थीटा बराबर बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे थीटा निकालना है, मतलब देखिए ये वेक्टर बच्चों P1 वेक्टर है और ये वेक्टर बच्चों P2 वेक्टर है। ठीक है, मुझे डायरेक्शन निकालना है कि जो थर्ड फ्रैगमेंट है, जो P3 मोमेंटम लेके गया है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए बच्चों डायरेक्शन मतलब ये थीटा निकालना है, तो tan थीटा हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर P2 अपॉन P1। कैसे P2 अपॉन P1, देखिए बच्चों जो P3 वेक्टर है ना वो P1 प्लस P2 यानी माइनस P2J प्लस, मतलब माइनस P2 आई कैप प्लस P1 जे कैप। तो देखिए जरा माइनस P1 आई कैप, मैं इसको अलग से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। tan थीटा के लिए बता रहा हूं बच्चों, है ना, डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको अलग से डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। बस एक मिनट दीजिए मुझे। तो देखिए बच्चों आप P3 वेक्टर कैसे निकाल रहे हो, ये माइनस P2 आई कैप है प्लस P1 जे कैप है, तो माइनस P2 आई कैप, माइनस P2 आई कैप का मतलब हो गया बच्चों इधर ये माइनस P2 आई कैप, ठीक है, ये माइनस P2 आई कैप है, और फिर बच्चों माइनस P1 जे कैप। तो देखिए माइनस P1 जे कैप, P1 जे कैप, ठीक है, माइनस P1 जे कैप, और जो नेट वेक्टर है, नेट मोमेंटम यानी P3 वेक्टर बच्चों इधर है, ठीक है, और आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P1 डिवाइड बाय P2, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो मैं इसको सही कर देता हूं, थीटा बराबर P1 अपॉन P2, tan थीटा बराबर P1 अपॉन P2। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए बच्चों, फिर आपके डाउट्स मैं लूंगा एक एक करके, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो मैंने अभी आपको पूरा बताया इसको सम अप कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। इससे पहले जो हम लोगों ने कल भी एक पढ़ा था एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, उसमें और इसमें अंतर क्या है। पिछले वाले सारे केसेस में बॉम्ब दो हिस्सों में टूट रहा था, है ना, एक फ्रेगमेंट की कुछ वेलोसिटी होती थी, दूसरे दो हिस्से। ये जो केस बच्चों मैं आज करा रहा हूं आपको, इसमें तीन फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। तो जनरल केस क्या है कि मान लीजिए वो तीन हिस्सों में टूटता है, P1 P2 P3, और तीनों रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, तो तीनों के मोमेंटम का सम जीरो होगा। पहला केस P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर जीरो होगा। अगर आपसे सवाल में P3 पूछा जाता है, ये दो मोमेंटम दिए और तीसरे वाले का मोमेंटम या तीसरे वाले की वेलोसिटी या तीसरे वाले का स्पीड कुछ भी पूछ दिया जाए, तो P3 बराबर माइनस ऑफ P1 प्लस P2 होगा, डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। अब इसी का एक सब केस है बच्चों की तीन हिस्सों में टूट जाए, लेकिन तीन में से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाएं, ठीक है, कि P1 और P2 ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाएं, तो P3 की वैल्यू बच्चों ये तो वैलिड होगा, मतलब P3 बराबर यहां पे भी माइनस ऑफ P1 प्लस P2 होगा,
है ना? और हर केस में बच्चों हम ये मान रहे हैं कि जो एक्सप्लोजन हुआ है वहां बॉम्ब रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अगर ये केस है, रेस्ट पे है और एक्सप्लोजन होता है और दो फ्रैगमेंट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2, ये तो हमेशा वैलिड होगा। लेकिन P3 बराबर अंडर रूट ऑफ P1 प्लस P2 स्क्वायर तब लिख पाएंगे जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है? कुछ सवालों में बच्चों आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए P1 बाई P2 होगा या P2 बाई P1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किससे डायरेक्शन पूछ लिया जाए। जैसे अगर ये वाला एक्सिस पूछ दिया गया कि बताइए P1 जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे क्या एंगल होगा, तो बच्चों P1 बाई P2 होगा। अगर P2 वाले से एंगल पूछ देगा तो फिर P2 अपॉन P1 होगा। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि आप याद मत रखिए इसको कि P1 अपॉन P2 या P2 अपॉन P1। जब सवाल में बोले कि एक फ्रैगमेंट इधर जा रहा है, एक फ्रैगमेंट इधर जा रहा है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एक को एक्स एक्सिस में जाता हुआ मान लीजिए, एक को वाई एक्सिस में जाता हुआ मान लीजिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है कि एक को एक्स एक्सिस में, एक को वाई एक्सिस में, और तीसरा वाला फिर P3 इधर होगा। और फिर जिससे भी एंगल पूछा जाए उसका उधर से थीटा मान लीजिए और फिर जैसे मैंने निकाला tan थीटा P1 अपॉन P2 वैसे करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसको मत याद रखिए, ये याद रख लीजिए, ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है? मैं कुछ सवाल कराता हूं तो थोड़ा सा आपको और पता चलेगा। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। थीटा देखिए सवाल में पूछ ले, मान लो कि ये इस तरह से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, आप बताइए कि तीसरा फ्रेगमेंट P2 से कितना एंगल बनाता हुआ जाएगा, या आपसे ये पूछ दे जो तीसरा फ्रेगमेंट है वो P1 यानी पहले वाले फ्रेगमेंट से कितना एंगल बनाते हुए जाएगा, अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो ठीक है। राइट। हाँ हाँ। नहीं नहीं, समझिए आप मान लीजिए P3 का आंसर कुछ ऐसा आ गया, आपने माइनस ऑफ P1 प्लस P2 किया, P3 का आंसर आ गया -4i प्लस 2j माइनस के, तो बेटा आप यहां से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना P3 का। हाँ बिल्कुल। बच्चों ये मेंशन कर लीजिएगा कि ये रैंडम है, जब 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री पे है तो फिर ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट आप उसका मैग्नीट्यूड बता पाएंगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। हम्म। हाँ, ये नेगेटिव मतलब कि जैसे P3 इधर गया ना, तो इसका x कंपोनेंट माइनस की तरफ है, y कंपोनेंट भी माइनस की तरफ। देखिए x कंपोनेंट भी माइनस है और y कंपोनेंट भी माइनस। बोलिए। राइट, ये जो मैंने लिखा है ये एक्सप्लोजन के बाद इतनी एनर्जी जनरेट होगी, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये ऐसा पूछ सकता है बेटा कि बताओ जो पहला वाला पार्टिकल है उससे किस एंगल पे जाएगा तीसरा वाला पार्टिकल, ऐसे पूछ सकता है। तो ये वाला निकाल दीजिएगा आप, है ना? तो जैसे ये थीटा निकालेंगे आप, है ना? और पूछ दे कि पहले वाले पार्टिकल से बताओ कितने एंगल पे जा रहा है, तो 180 में से ये वाला घटा देना, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है? अब ये इसका थोड़ा सा जैसे आपको अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो एक सवाल में है हमारे पास, उस सवाल को करेंगे, उसमें मैं एंगल निकाल के आपको दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा। हम्म। बाकी लोग बच्चों लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हाँ देखिए, मान लीजिए कि आपसे सवाल में कहा गया कि एक बॉम्ब है वो 3 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और वो कुछ इस तरह से टूटता है कि उसके 2 फ्रैगमेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाते हैं, ठीक है? तो मैंने ऐसे मान लिया कि मान लीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो P1 ऐसा जा रहा होगा, P2 ऐसा जा रहा होगा, ऐसा मान लिया, ठीक है ना? ऐसा मान लीजिए, कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे मैंने P1 ऊपर दिखा दिया, तो मतलब 2 परपेंडिकुलर में जा रहे हैं, तो एक को आप x एक्सिस मान लीजिए, एक को y एक्सिस मान लीजिए।
तो जो P3 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पाएंगे ना, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है, तो वही अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर आप लिख पाएंगे। और किस एंगल पे जा रहा है, जैसे एंगल पूछ लेता कि किस एंगल पे जाएगा, तो देखिए यहाँ से माइनस P2 आई कैप है और ये माइनस P1 जे कैप है, तो जैसे आपको ये निकालना है कि एक्स एक्सिस से किस एंगल पे जा रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा P1 अपॉन P2। थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, एंगल वाला आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मेरे पास एक सवाल है, हम लोग करेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप अभी नोट कर लीजिए। हम्म, अच्छा अच्छा, ओके, रुको रुको, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। एक एक डायग्राम मैंने थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, अब शायद सब सही है। एक सेकंड फिर भी चेक कर लेता हूँ। अब P1 है, P3 जो है, हाँ अब सही है, अब आपको कंफ्यूजन, ये वाला थोड़ा सा उसमें मैंने अलग ले लिया था। हम्म। सवाल कर लें बच्चों एक, आइए देखिए। भी आ रहा है, भी आ रहा है, और लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर एक साथ डिस्कशन करते हैं। जी आ रहा है। हम्म हम्म, ठीक। आइए बच्चों, तो इसमें देखिए पहली वाली कंडीशन तो हमारी मैच कर गई कि पहली कंडीशन में बोल रहा है कि अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे है, यानी बच्चों इनिशियल मोमेंटम जीरो है और एक्सप्लोड हो जाता है तीन इक्वल मासेस में, वेलोसिटीज ऑफ टू फ्रैगमेंट्स आर दिस एंड दिस, थर्ड फ्रैगमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है कि जो थर्ड फ्रैगमेंट का मोमेंटम होता है वो माइनस ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड वाले का मोमेंट आप लिखोगे लीनियर मोमेंटम, तो m3 v3 बराबर माइनस, ये बच्चों m/3 v1 लिखेंगे प्लस m/3 v2 लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ से देखिए m/3 कैंसिल हो गया, तो अगर आपको इक्वल मासेस में डिवीजन दिख रहा है तो आप डायरेक्ट v3 बराबर माइनस v1 प्लस v2 लिख सकते हो, नहीं याद रहता है तो p3 बराबर माइनस p1 प्लस p2, तो जो थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो माइनस v1 प्लस v2, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 3i माइनस आई, तो बच्चों ये बन जाएगा 2i, और 2j माइनस 4j, तो बच्चों ये माइनस 2j, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 2i प्लस 2j, ये वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट हो जाएगी, तो माइनस 2i प्लस 2j, बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दीजिए, तो थर्ड वाला, वेरी गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ था, कहाँ मिस्टेक हुई थोड़ा बताइए, कैसे क्या सोचा, कहाँ गलत हो गया। ओके, बच्चों इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तभी आप लगा पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इनिशियल, मतलब बॉम्ब जो इनिशियली रेस्ट पे है, अगर वो पहले से मूव कर रहा है तो फिर बच्चों आपको पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो रहेगा फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ज्यादातर सवालों में आपको रेस्ट पे ही दिखाई देगा वो, तो आप सीधा सीधा P3 बराबर माइनस ऑफ P1 प्लस P2 आगे सवाल में चल पड़े, निकले आगे सवाल में, ठीक।
बच्चों आंसर आ जाए तो बता बी ओके ओके बच्चों कोई आप में से कोई अगर बताना चाहे कि क्या थॉट प्रोसेस था कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको नेट फोर्स ओके बट बेटा नेट फोर्स तो पूछा गया है सवाल में तो मतलब हाँ राइट पहले आप मोमेंटम निकालेंगे जो तीसरे वाले का मोमेंटम होगा बच्चों वो माइनस ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर होगा है ना तो माइनस साइन एज इट इज आ गया P1 बच्चों निकालेंगे तो विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 kg है बच्चों इंडिविजुअल मास 1 kg रहेगा तो पहले वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3i तो ये बच्चों ये 3 ही रहेगा और 3i कैप और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 से तो ये 4j ही रहेगा ठीक है? और चूंकि बच्चों ये पूरा आपका तीसरे वाले का मोमेंटम आ जाएगा किसी को कंफ्यूजन नहीं ना इसमें और ये जो तीसरा वाला फ्रेगमेंट था जब ये बॉम्ब का हिस्सा था बच्चों तो इनिशियली रेस्ट पे था एक्सप्लोजन से पहले तो ये बॉम्ब का हिस्सा था इनिशियली रेस्ट में था और फाइनल मोमेंटम बच्चों ये हो गया तो जो एवरेज फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम हाँ बिल्कुल तो बच्चों ये -3i और -4j और समय बच्चों लगा है 10 के पावर -4 तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10 के पावर +4 न्यूटन ये आ जाएगा तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं डायरेक्शन का बता देता हूँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर डायरेक्शन का कैसे निकालेंगे और क्या सीन है तो देखिए बढ़िया एग्जांपल इससे हमें सब समझ में सवाल में बोला गया कि एक कोई बॉम्ब है वो 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाता है और तीनों 3 में से 2 के उन्होंने बता दिए डायरेक्शन तो एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है ठीक है जो इधर जा रहा है बच्चों इसका अगर हम लोग डायरेक्शन या बात करें तो वो 3i कैप दिया है ठीक है बच्चों पहले वाले का और जो ऊपर जा रहा है वो 4j कैप दिया है ये दूसरे वाले का मोमेंटम हो गया अब देखिए बच्चों जो तीसरा पार्टिकल है वो इधर जाएगा ठीक है P3 जो हम लोगों ने निकाला भी है सवाल में तो P3 जब हम लोग बच्चों निकाले हैं तो वो आया है -3i कैप और -4j कैप ठीक है बच्चों ऐसा ही आया है तो अब मान लीजिए आपसे जैसे इन्होंने तो सवाल में नहीं पूछा पर कोई पूछ दे मान लीजिए कि इस तरह से जा रहे हैं दो पार्टिकल बताइए जो तीसरा पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जाएगा तो फिर बच्चों उस केस में आपको एंगल निकालना पड़ेगा अब ये एंगल निकालना देखिए एक बार आपने P3 निकाल लिया तो ये कोई बड़ी चैलेंज वाली बात नहीं है अब बहुत इजीली आप बच्चों बता पाएंगे जैसे उसने एक्स एक्सिस से मान लीजिए एंगल पूछ दिया ठीक है तो आप हाँ 53 डिग्री एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे चला जाएगा कैसे पता सर देखिए बेटा इसका जो वाई कंपोनेंट है वो 4 यूनिट है और एक्स कंपोनेंट बेटा 3 यूनिट है ठीक है अब आपको tan अल्फा निकालना है तो tan अल्फा बच्चे आप रख दीजिए 4/3 53 वाई एक्सिस से कितने एंगल पे जाएगा तो 30 डिग्री पे जाएगा ठीक है तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे बच्चों है ना ये पूछ दे कि पहला जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे कितने एंगल पे जाएगा तो पहला जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बच्चों उससे इतने पूरे एंगल पे जाएगा यानी π/2 + 37 पे जाएगा ये पूछ दे आपसे कि बताइए जो ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है या जो दूसरा पार्टिकल है उससे कितने एंगल पे जाएगा तो बच्चों π/2 + 53 डिग्री पे जाएगा मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे तो सवाल में क्या पूछा है उससे आप एंगल भी बता सकते हैं तो जिनको भी कंफ्यूजन था देखिए एंगल का कैलकुलेशन इस तरह से होगा हम्म sure। नहीं नहीं वो इनके परपेंडिकुलर नहीं है वो देखो यू तो एंगल देखो इतना 90 + 37 90 + 50 वो नहीं है हाँ हाँ मैं बताता हूँ ये नोट कर लीजिए पहले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो लोग नहीं लिख पाए हैं ये लिख लीजिए हाँ 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 वो जेड एक्सिस पे नहीं है जेड एक्सिस में जाएगा भी नहीं देखिए जेड एक्सिस में वो तभी जाएगा जब इनमें से कोई एक जेड एक्सिस पे जाए ठीक है अगर दोनों में से कोई भी जेड एक्सिस पे नहीं जाता तो तीसरा भी जेड एक्सिस पे नहीं जाएगा एक और सवाल है बच्चों इस पे प्रैक्टिस के लिए वो भी करते हैं
हुँ। अच्छा, अगले सवाल में चलने से पहले मैं थोड़ा-सा फिर से ये डायरेक्शन वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, लिखिए। ठीक। हाँ, तो आइए, जैसे डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 पार्टिकल सवाल में दिए हुए हैं, ठीक है? पार्टिकल्स एक जा रहा है तुम्हारा 3 आई कैप और दूसरा जा रहा है तुम्हारा 4 जे कैप। तो तुमने मोमेंटम कंज़र्वेशन लगाया, आपने बोला कि P इनिशियली चूँकि रेस्ट पे था, तो थर्ड वाले पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा मतलब थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा -3i -4 जे कैप होगा, ठीक है? अब सवाल में मान लीजिए आपसे कह दिया कि बताइए जो थर्ड वाला पार्टिकल जा रहा है, अगर नहीं पूछता है तो कोई हमको वहाँ नहीं जाना डायरेक्शन में। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए P1 के डायरेक्शन से कितने एंगल पे P3 जाएगा? मान लीजिए थीटा पूछ दिया आपसे। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप या तो ये एंगल निकाल लीजिए और या तो आप ये एंगल निकाल लीजिए। जैसे आप ये एंगल निकालना चाहते हैं थीटा मान लीजिए। तो देखिए बच्चों ये -3 आई कैप है ना? इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो 3 यूनिट है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट है तो ये 4 हो जाएगा। अब टैन थीटा आप जानते हैं ऑपोजिट, यहाँ ऑपोजिट 4 है, 4/3 यहाँ पे आप टैन थीटा लिखेंगे ऑपोजिट 4/3 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। अब ये 53 डिग्री बच्चों ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब जैसे सवाल में तुमसे पूछ दे कि बताओ P1 से कितने एंगल पे जाएगा? तो आप ये लिख दीजिएगा 90 या आप ऐसा लिख दीजिए 180 में से 53 को माइनस कर लो। तो ये पूरा 180 है उसमें से 53 माइनस तो P1 से इतना एंगल बनाता हुआ जाएगा। सवाल में पूछते P2 से बताओ कितना एंगल बनाता हुआ जाएगा? P2 से इतना एंगल बनाता हुआ जाएगा। यानी π/2 90 डिग्री और प्लस 53 तो P2 से इतना एंगल बनाता जाएगा, P1 से इतना एंगल बनाता जाएगा। अगर पूछे तो, नहीं पूछता है तो आप सीधे-सीधे ज़्यादातर केसेस में आपसे तीसरे वाले का मोमेंटम ही पूछ देगा। अगर पूछा जाता है तो बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना। एक और सवाल करते हैं बच्चों इसमें। हाँ, हाँ। हुँ। एक और सवाल है बच्चों देखिए ज़रा। सबका आंसर सही आना चाहिए भाई। 1 मिनट है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। यार सेकंड वाले पार्टिकल का मास ही नहीं दिया। बच्चों इसको 1 केजी ले लीजिए बिना उसके मास के नहीं और जो भी ऑप्शन आप लोग बोलेंगे उसको ई बना देंगे। ये प्रिंटिंग एरर है बच्चों, है ना? वो थोड़ा-सा सवाल में देना चाहिए। मैं एक बार देखता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। बच्चों कोई आंसर मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा है तो भी आप बता देना। ए ऑप्शन अगर दोनों को 1-1 किलो ले लेंगे तो? और अलीगढ़।
एक्चुअल में सवाल मैं देखा हूँ, जो एक्चुअल सवाल है, खैर उसमें ठीक है, मास से तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। चलिए कुछ लोगों का एक्चुअल मास बच्चों, एक्चुअल में ना इसका ठीक है 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए, ओके, आइए। √13 आ रहा है। कह रहा है बच्चों कि एक एक्सप्लोजन होता है और वो रॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दीस 2 आर 1 किलोग्राम। फर्स्ट पार्ट मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों पहला वाले पार्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो 12 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है और 1 केजी मास है। तो ये बच्चों मैं 12 मान लेता हूँ। ठीक है, पहले वाले P1 का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लेना चाहें, आप ले लीजिए। 12 आई कैप लिख दीजिए और दूसरे वाले को हम लोग जे कैप लिख देंगे, ठीक है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे आप P1 वेक्टर लिखना चाहें, तो आप ऐसा लिख दीजिए 12 आई कैप। सर, क्या बिना इसको आई कैप, जे कैप लिए भी सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि सर मैं एक, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक को आई लूँगी, एक को जे, तो वो भी चलेगा। तो और दूसरा वाला बच्चों उसको भी मैंने 1 किलो बोल दिया, तो वो मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड, तो उसको मैं ऊपर की तरफ मूव करता हुआ मान लेता हूँ, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 8 जे कैप। तो देखिए बच्चों P2 निकालोगे तो आप m इंटू V2 करोगे। V2 की वैल्यू इन्होंने 8 दे रखी है, मास बच्चों मैंने 1 बोल रखा है और ऊपर की तरफ मूव करता हुआ मानना है तो 8 जे कैप, ठीक है? तो पूछा गया है कि if the third part flies off with a velocity of 4 मीटर पर सेकंड then its mass must be। बेटा तीसरे वाले पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है आप ऐसे निकालेंगे अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। सर पर आपने तो बताया था कि P3 बराबर माइनस P2 प्लस P1 कर लेंगे। बच्चों देखिए आप चाहे तो ऐसे करें या ऐसे करें। हाँ, दैट्स राइट। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, तो ये वाला लगाना आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर देगा। अगर आप इससे जाएँगे तो आंसर इससे भी आएगा, लेकिन आप इससे पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, पहले इससे कर लेते हैं। तो जो P3 की वैल्यू आएगी बच्चों अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो देखिए अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा बनेगा 8, 208 बनेगा, 208 बनेगा। और बच्चों देखिए ज़रा ध्यान से, P3 अपना 208 है, तो P3 को लिख सकते हैं m इंटू V3, ठीक है? ये बच्चों अंडर रूट 208 है, ठीक है? तो V3 हमें 4 दे रखा है सवाल में, तो m हो जाएगा अंडर रूट 208 और डिवाइडेड बाय बच्चों 4। अगर 4 को आप स्क्वायर रूट के अंदर भेज देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाय 16। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से मेरे हिसाब से हो जाएगा, है ना? 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 से और कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट 20 से हाँ 27/2 अंडर रूट 27/2 मीटर पर सेकंड, यानी आप कह सकते हो अप्रॉक्स रूट 13, हाँ रूट 13 पॉइंट, सॉरी क्या पूछा गया बच्चों सवाल में? मास पूछा गया ना, केजी आएगा, हाँ हाँ केजी आएगा, केजी आएगा। अब बच्चों देखिए, जो भी डाउट है पूछ लीजिए। अब इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल बनेंगे, है ना? ये मतलब ऐसे सवाल हैं कि आप तैयार रहिए। हाँ हम्म, कैंसिल कर लीजिए आप, जैसा भी आपको सही लगे। 26 आएगा क्या? मैंने गड़बड़ करा, रुकिए रुकिए, कैलकुलेशन एक बार फिर से देख, एक सेकंड, एक सेकंड। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बचेगा और अच्छा ये 52 है ना, तो 26 हो जाएगा, बिल्कुल। तो जो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 52 था, 2 से कैंसिल करेंगे तो 26 होगा, 26/2 ये बच्चों रूट 13 बनेगा, रूट 13 केजी। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। हम हाँ, रूट 13 केजी, ये एक ऑप्शन लगा देते हैं। जो एक्चुअल सवाल था बच्चों उसमें 1 किलो की जगह 2 किलो, तो अगर 2 किलो लेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा। अब भैया डाउट पूछिए और बच्चों इस तरह के सवाल आपको आएंगे। दूसरा मेथड कुछ नहीं बेटा, देखिए आप P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2 रखेंगे। देखिए P3 बराबर माइनस P1 यानी -12y -8j, -8j। ये तो आपका हो गया क्या, P3 का वेक्टर फॉर्म। अब सवाल में देखिए जो आंसर दे रखे हैं वो मास है और बोला गया कि जो उसकी स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है, यानी बच्चों आप इसको, इसका P3 का आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो फिर से आप लिखेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर 144
प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो P3 का मैग्नीट्यूड फिर से 208 आ जाएगा और ये बराबर होगा उसका मास इंटू उसकी स्पीड, स्पीड 4 दी हुई है, फिर से रूट 208/4 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अगला एक और बच्चों एक्सप्लोजन के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपने एक बॉम्ब को प्रोजेक्ट कर दिया कुछ स्पीड v से एट एन एंगल थीटा, तो होगा क्या बच्चों कि ये जो बॉम्ब है ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ ऐसा जाके ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट सुनिए कि अगर मिड एयर कहीं पे भी एक्सप्लोजन हो जाए, भले ही वो यहाँ पे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉम्ब, कहीं पे भी इसके ट्रेजेक्टरी में कहीं पे भी एक्सप्लोजन हो जाए, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास रहता है, ठीक है बच्चों, जो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, जो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास रहेगा, वो अपनी ट्रेजेक्टरी से डेविएट नहीं होगा, वो पूरा वैसा ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा जैसा कि ये शेल या बॉम्ब फॉलो करता अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो। मतलब कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया शेल को या बॉम्ब को, बीच में कहीं एक्सप्लोजन हो गया, तो उसके फ्रैगमेंट्स इधर उधर चले जाएंगे, मतलब जो जितने हिस्सों में टूटेगा वो सारे हिस्से बिखर जाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास बच्चों बिल्कुल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता ही गिरेगा। यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की वजह से सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? इंटरनल क्या बोल रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ओके, और दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन कुछ और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? राइट राइट। देखिए बच्चों, इसमें जो कारण है वो ये है कि एक्सप्लोजन बच्चों एक इंटरनल फोर्स है। ठीक है, एक्सप्लोजन मतलब बच्चों इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब इंटरनल फोर्सेस के पास बच्चों ताकत नहीं होती कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गवर्न होगा केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस से। यानी इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन को बदल नहीं पाएंगे, ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज कर पाएंगे, ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज कर पाएंगे। इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाएंगे। तो जो एक्सप्लोजन होता है बच्चों वो एक इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा था वही मोशन फॉलो करता रहेगा। एक्सप्लोजन का सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते हैं एफ नेट बराबर एम टोटल इंटू ए सी एम। बच्चों इसमें मैं आपको बताता हूं कि एफ नेट एक्चुअल में एफ एक्सटर्नल ही है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का जोड़ घटाव होके बच्चों ये जीरो हो जाता है, याद है आपको? तो एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाएगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज करने की काबिलियत केवल और केवल ग्रेविटी में है। तो ग्रेविटी ही उस पे इफेक्ट करेगी और ग्रेविटी की वजह से ही उसका पाथ ऐसा पैराबोलिक है। तो एक्सप्लोजन कहीं पे भी हो जाए, सेंटर ऑफ मास अपने ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ेगा। तो नोट बनाइए और बच्चों लिखिए इसमें। अगर किसी पार्टिकल को अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए और और कहीं बीच में एक्सप्लोजन हो जाए, और कहीं बीच में एक्सप्लोजन हो जाए, तो और कहीं बीच में एक्सप्लोजन हो जाए
तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। कारण लिखिए बच्चों इसका। क्योंकि तो सेंटर ऑफ मास ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। इसके बाद कारण लिखना है बच्चों, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। देख लिया बच्चों सबने। एक सवाल है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस से आप थोड़ा एक बार देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी सही होगा ना बच्चों, कि वो उसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू करेगा एज इफ एक्सप्लोजन ना ही हुआ हो। तो सेंटर ऑफ मास को बच्चों एक्सप्लोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। अच्छा, अब इसमें ये नहीं बचोगे कि आपने केवल प्रोजेक्टाइल मोशन किया है तो उसमें ही ऐसा है। आप जैसे ऊपर की तरफ फेंक दीजिए किसी पार्टिकल को, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दीजिए और बीच में कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, तो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा जैसे कि आपने एक पार्टिकल को फेंका होगा, वैसे ही वर्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो वैसे ही मूव करेगा और नीचे। इसमें बच्चों एक सवाल और मैं देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा देखिए। जो अभी पढ़ा है कॉन्सेप्ट बच्चों उसी पे बेस्ड है और आप सारे कर सकते हो, ठीक है, इस सवाल को। जो एक बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया गया है 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पे, मास जो है बच्चों इसका कुछ m मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है आपको। बच्चों ये ट्रैवल करता है और एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, टॉप मोस्ट पॉइंट है बच्चों, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, और दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। उनमें से एक हिस्सा बच्चों डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे है वहीं पे एक डायरेक्टली नीचे गिर जाता है m/2, और अगला हिस्सा बच्चों आगे गिरता है, कहीं यहाँ पे गिरेगा। तो आपको बताना है कि अगला जो हिस्सा है, यानी जो बाकी का m/2 है, वो प्रोजेक्टेड पॉइंट से कितनी दूरी पे गिरा होगा। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उससे कितनी दूरी पे ये गिरा होगा, आपको x की वैल्यू बता। मैं सवाल फिर से बोल देता हूँ किसी को कंफ्यूजन हो तो। एक पार्टिकल है 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, मास m है, 37 डिग्री पे फेंका गया, g की वैल्यू 10, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, लेकिन मिड एयर क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से दो हिस्सों में टूट जाता है। दोनों हिस्से बराबर मास के हैं, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल वहीं पे गिर जाता है। तो बताना है अगला वाला हिस्सा कहाँ पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना। ओके ओके।
कर लीजिए बच्चों सॉल्व, फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चों आए नहीं अभी तक आंसर? चलिए एक हिंट देता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, वो वैसे ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जो रेंज होगा वहीं पे जाके गिरेगा। अब हो जाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बच्चों आर पे गिरेगा, जो भी इसकी रेंज होगी ना वहां पे गिरेगा। ये सेंटर ऑफ मास है। तो बच्चों आप m/2 अब बताइए। थ्री 370 ओके, 320 ओके। और बच्चों किसी का आंसर आया कुछ? 960। देखिए बच्चों आ जाइए, 3r/2 बिल्कुल। तो देखिए सेंटर ऑफ मास तो वही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, एक यहाँ पे गिर गया है। देखिए बच्चों और दोनों बराबर मास हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों अगर r/2 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r/2 होनी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जहाँ पे भी दोनों, चूंकि दोनों के बराबर मासेस है ना, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर r/2 होगा बच्चों तो ये भी r/2 होगा। ठीक है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए ऐसा लिखिए, x सेंटर ऑफ मास बराबर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। तो जो टोटल मास तो m के बराबर है। ठीक है, पहला वाला मास x1, तो पहला वाला मास आधा है और x1 की वैल्यू r है। दूसरा वाला मास भी आधा है लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे गिरेगा, तो x2 मान, और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r के बराबर है। कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे तो एक्सप्लोजन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो r ही पे गिर रहा है यहाँ से, है ना। तो ये लिख देंगे, तो बच्चों ये देखिए m m m कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर लिखिए r/2 प्लस m/2 इंटू x2। तो जो r माइनस r/2 करेंगे तो r/2 बचेगा बराबर m/2 इंटू x2 करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा m तो कैंसिल हो गया, सही बात। हाँ m कैंसिल, ये बन जाएगा आपका 1/2 x2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू बच्चों r आ जाएगी। x2 की वैल्यू r आ जाएगी, x2 की वैल्यू r तो नहीं आनी। मैं गड़बड़ कर क्या? एक मिनट मुझे, मैं फिर से करता हूँ बच्चों, शायद मैंने कोई गड़बड़ करी है। एक सेकंड। तो सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से ओरिजिन मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास तो रेंज पे ही गिरेगा। m1x1, तो पहला m/2 और अच्छा ये m/2 और ये दूरी बच्चों r/2 के बराबर होगी, क्योंकि ये आधा वहीं पे गिर गया ना बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट के, तो ये m/2 r/2 के बराबर होगा। तो m/2 r/2 के बराबर होगा। बच्चों देख लीजिएगा, कुछ डाउट होगी सर ये कैसे लिख दिया, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जो ये वाला आधा मास है ना वो रेंज का आधा होगा, तो m/2 r/2 होगा, और m2 दूसरा वाला आधा, उसकी पोजीशन हमें निकालनी है तो x मान लेते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे तो m,
क्योंकि m दोनों प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर देखिए बच्चों कितना बनेगा, r/4 और प्लस x/2। तो r में से r/4 चला जाएगा बच्चों, r में से r/4 जाएगा बच्चों तो 3r/4 बचेगा। तो 3r/4 बराबर x/2। बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो x की वैल्यू 3r/2 आ जाएगी। यानी जो दूसरा वाला बच्चों पार्टिकल है वो 3r/2 पे गिरेगा। या तो आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए, या तो बच्चों आप ऐसा सोच लीजिए भाई अगर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आधे आधे मास है, तो जितना यहां से सेंटर ऑफ मास दूर होगा उतना ही यहां से होगा, तो ये r/2, तो r/2 r/2 और r/2, तो 3r/2 इसका। r बच्चों रेंज है, तो 3/2 और रेंज क्या होगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ ux uy/g। तो बच्चों देख लीजिए जरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/g की वैल्यू 10 है। x कंपोनेंट बच्चों इसकी वेलोसिटी का निकालेंगे तो 80 और 60, x कंपोनेंट 60, y कंपोनेंट ये कैंसिल कर देंगे बच्चों, कितना बच जाएगा तुम्हारा 0 और 18, 18 अट्ठे 1080। देख लेना बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा बाकी। बच्चों जो भी डाउट हो पूछ लेना, ये सवाल बिल्कुल बन सकता है बच्चों, ठीक है, कि मिड एयर एक्सप्लोजन से सेंटर ऑफ मास के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। फोर्टीन 40 आ रहा है तो यार 1440। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बच्चों इसमें? चलिए बदल रहा हूं बच्चों, है ना, बोलिए बेटा। नहीं एंगल का काम है ना बेटा, नहीं नहीं नहीं, यूएक्स और यूवाई निकाले ना आप। देखिए 100 से आपने प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री पे, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा 100 cos 37 तो 80 आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट 100 sin 37 करेंगे तो 60, है ना। तो देखिए यूएक्स 80 और यूवाई 60। आइए बच्चों अगला, तो हम ये सब बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एक और सवाल देखिए, एक और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन। ये बहुत पहले भी बच्चों हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि मैं इस पे एक सवाल लेने वाला हूँ अभी, तो फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। रिक्वायरिंग ऑफ गन, है ना, तो इसमें बच्चों जैसे आप बुलेट फायर करते हैं तो पीछे एक शॉक आता है। बोलिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, आ रही, बोलिए। अच्छा, सेंटर ऑफ मास आर पे कैसे लिया बच्चों, इसका कोई कारण बताना चाहेगा? ये पूछ रहे हैं कि सर आपने सेंटर ऑफ मास रेंज पे क्यों ले लिया, कारण क्या है उसका? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। देखिए आप जैसे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, मिड एयर कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ, उससे सेंटर ऑफ मास के मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही फॉलो करेगा ट्रेजेक्टरी एज इफ बीच में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। अब इसका आधा हिस्सा टूट करके यहीं पे गिर जाता है आधा, और आधा कहीं यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो m/2 इधर गिरेगा, m/2 इधर गिरेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास बच्चों आर पे ही रहेगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा एज इफ एक्सप्लोजन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको लगेगा ही नहीं कि एक्सप्लोजन, वो बिल्कुल वैसा ही जाएगा सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल जो फ्रैगमेंट्स है वो इधर उधर गिर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा। समझ में आया बच्चे जिन्होंने पूछा था? और अच्छा बच्चों ऐसा नहीं कि केवल 2 ही फ्रैगमेंट्स, अगर 3 फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, हजारों फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, फिर भी सेंटर ऑफ मास के मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत होइए। हाँ, रिकॉइलिंग ऑफ गन में आइए बच्चों। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था तब भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, फिर से डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों अगर मान लीजिए इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे और एक बुलेट फायर की जाती है, तो
जितना मोमेंटम बच्चों बुलेट आगे लेके जाएगी, मोमेंटम ऑफ बुलेट, उतने ही मोमेंटम से गन पीछे जाएगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। अब इसमें ये मत कहना कि सर ट्रिगर तो पुल किया गया है। ट्रिगर पुल करने से आप ये समझो कि इंटरनल रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, जो बुलेट के अंदर बारूद है उसमें कंबशन शुरू होता है। तो वो ट्रिगर को पुल करना वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होगा। तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ट्रिगर पुल किया गया, इंटरनल फोर्सेस लगे जिसकी वजह से बुलेट आगे कुछ मोमेंटम के साथ गई, गन कुछ आगे मोमेंटम के साथ गई, गन पीछे कुछ मोमेंटम के साथ गई। इनिशियल मोमेंटम 0 था, इस वजह से जो बुलेट का मोमेंटम होगा और प्लस गन का मोमेंटम होगा, इनका भी समेशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो गन का मोमेंटम होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, चूंकि इनके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, केवल डायरेक्शन का अंतर है। इसलिए जब आप बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन लिखेंगे तो उसको लिख दीजिएगा पी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ गन। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट लिखेंगे तो लिख दीजिएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बुलेट। इनमें से किसी का भी एक का मोमेंटम पूछा जाए, मोमेंटम दिया हो, और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो आपको दूसरे का मोमेंटम निकालने की जरूरत नहीं है। वही वाला जो मोमेंटम बुलेट का दिया होगा वही मोमेंटम गन का होगा, एंड वाइस वर्सा। और फिर जिसका जो भी पूछा जाए उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो बुलेट की या गन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास की। तो जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगी। कारण ये है कि ये पी स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस पे एक सवाल करेंगे बच्चों अभी हम लोग। हो गया? अगर मैं ठीक, लिखिए बच्चों ये सवाल देखिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा आप ये सवाल लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद ये सब। अच्छा ये भी बात है, तो बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला वैसे चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला कुछ है नहीं बेटा, वो फॉर्मूले सब आप ऑलरेडी जानते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो जो फॉर्मूले लगने हैं। हाँ बिल्कुल सेम, एकदम कोई चेंज। बस बच्चों यही थे बस, है ना? कोई भी इसके अलावा और कोई भी तीसरी चीज? बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है क्या?
बच्चों करना चाहिए क्या डिस्कशन या कुछ मैच हो रहा है क्या? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ऐसा मत कहो यार। डी ऑप्शन लग रहा है। कैलकुलेशन लेंदी है क्या? चलिए चलिए मिलके करते हैं, आइए। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है, आइए। कह रहा है शेल ऑफ mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the shell is शेल की इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है बच्चों। आइए देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन दोनों मिला के बच्चों 1050 जूल है। ये मैंने जो लाइन लिखा है इसका मतलब आप सबको समझ में आया है बच्चों? बताइए पहले, यहां तक ठीक है ना? अब सवाल में बोला गया है कि हमसे पूछा गया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल कितनी होगी, शेल की वेलोसिटी बतानी है। यानी देखिए बच्चों, शेल या बुलेट जो भी कहना चाहें उसकी वेलोसिटी बतानी है। यानी मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सवाल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट या वेलोसिटी ऑफ शेल पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसको बुलेट की जगह मैं शेल लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो। शेल, तो शेल प्लस और गन, ठीक है। तो मुझे चूंकि वेलोसिटी ऑफ शेल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन की जगह काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल आ जाए। तो ठीक है, चूंकि दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियली रेस्ट पे है, तो आप बच्चों ऐसा बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल बराबर मास ऑफ शेल डिवाइड बाय मास ऑफ गन। देखिए बच्चों, मास ऑफ शेल 200 ग्राम है, यानी 0.2 kg, ठीक है। और मास ऑफ, एक सेकंड बच्चों, मास ऑफ शेल है 0.2 kg, है ना? मास ऑफ शेल 0.2 kg और मास ऑफ गन है बच्चों 4 kg। तो आप ये हटाइए, तो ये बच्चों देखिए 1/20 आ जाएगा। तो अगर बच्चों यहां से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल निकालना चाहो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल kg बाय ks इट इज इक्वल टू 1/20। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल बच्चों अगर आप निकालना चाहो तो 20 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल बच्चों यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन की जगह बच्चों लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल डिवाइडेड बाई 20, ks/20 बराबर 1050। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा 21 ks डिवाइड बाई 20 बराबर 1050। बच्चों 21 से कैंसिल हो जाएगा, ये 21 पंचे 150, तो ये 50 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल जो हो जाएगा बच्चों वो 20 इंटू 50 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल को बच्चों आप लिख सकते हैं हाफ mv², यानी हाफ मास ऑफ शेल इंटू v²। तो बच्चों ये कैंसिल होकर 0.1 बचेगा, तो v² देखिए कितना हो जाएगा 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 0.1। जैसे में लटाएंगे बच्चों 0 बढ़ाएंगे, तो ये मुझे दिख रहा है कि 10,000 लिखा हुआ है बच्चों, 500 इंटू 2000 10,000 है बच्चों, है ना? 10,000। तो v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 यानी 100 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये वाला ए ऑप्शन। डाउट पूछिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा सर ये कैसे कर दिया, या आपको ऐसा क्यों लिखने का मन किया, या आप ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए बच्चों भाई सवाल। ठीक, लिखिए लिखिए। अच्छा अच्छा, कैसे किया आप बताइए? कोई जो अपना कोई मेथड भी शेयर करना चाहे बेझिझक होकर शेयर करिए। कैसे किया बेटा आपने? हम्म, ओके। लेकिन अच्छा अच्छा, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली कि पी स्क्वायर बाई 2ms प्लस पी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं वैसे भी।
अब जो जिस मेथड से भी जाते इसमें तो यार समय लग जाता, 1 मिनट से ऊपर 1.5 मिनट 2 मिनट तक कैलकुलेशन जाती। आइए बच्चों, अगला लिखिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए। हाँ, बस रिकॉइलिंग ऑफ गन और इसके बाद एक सवाल। बच्चों जो लोग ये सब कुछ लिख चुके हैं, सवाल भी नोट हो गया, ये भी नोट हो गया, हेडिंग डाल दीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बोलिए। डीबीबी सॉल्व करना है? ठीक, ठीक। ठीक है, ठीक है। करते हैं डीबीबी सॉल्व। एक लास्ट कॉन्सेप्ट कर देते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसके बाद डीबीबी करते हैं। बोलिए। राइट, राइट। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है मोमेंटम डिफरेंट है? देखिए, काइनेटिक मोमेंटम बराबर रहेगा, काइनेटिक एनर्जीज अलग-अलग होंगी। मोमेंटम बराबर काइनेटिक एनर्जीज क्यों अलग? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है? जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा। मोमेंटम दोनों के बराबर है। ठीक है? चलिए बच्चों, लास्ट एक आ जाइए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये भी बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर ही है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर एक सवाल करेंगे। बच्चों मान लीजिए बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं एक स्प्रिंग से। ठीक है? एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक्स कुछ ऐसे अटैच्ड हैं, और कुछ मासेस ले लीजिए बच्चों m1 और m2। और मान लीजिए बच्चों, आपने इस पे जो है कुछ इस वाले ब्लॉक को कुछ स्पीड दे दी, है ना? कुछ स्पीड दे दी आपने m1 को। इनिशियली मतलब ऐसा रेस्ट पे रखे थे, आपने इधर से कुछ ऐसा ऐसा लगा दिया, ऐसा कुछ इम्पल्स दे दिया। लगातार फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कुछ स्पीड दे दिया, ऐसा आपने ब्लॉक को ऐसा झटका दे दिया, ऐसे स्ट्राइक कर दिया, या कुछ इम्पल्स दे दिया। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आप इसको मान लीजिए v देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो v के बराबर हो जाएगी, क्योंकि m2 तो देखिए रेस्ट पे है, तो m2 इंटू 0 लिखेंगे। और m1 को आपने v स्पीड दे दी, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी, यहां से देखिए m2 0, ये बन जाएगा m1 v डिवाइडेड बाई m1 प्लस। ठीक है? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगी। अब जो इसमें देखिए, जो भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। और ये जो दो ब्लॉक्स हैं बच्चों, ये ऐसा ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब जैसे ही आपने इसको स्ट्राइक किया, ये आगे जाएगा, ये आगे जाके m2 को आगे भेजेगा, और ये पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बच्चों आगे कंप्रेस एक्सटेंड होता हुआ आगे बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, है ना, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। कारण क्या है बच्चों? स्प्रिंग फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स पे स्प्रिंग फोर्सेस लगेंगे, लेकिन इंटरनल होंगे। तो पूरे मोमेंटम, जो पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का बच्चों मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं तुम लोगों से पूछ दूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दो ब्लॉक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस आपने ऐसे इंपल्स देके छोड़ दिया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक, जो स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लगा रही होगी बच्चों, वो उसके पास काबिलियत नहीं होगी कि वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को
मतलब सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ला पाए उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये एक दो लाइनें थोड़ा सा लिख लीजिए आप कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, लिख लिया, एफ एक्सटर्नल जीरो रहेगा, स्प्रिंग फोर्सेस नहीं लिखिए लिखिए, स्प्रिंग फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होंगे, ओके ओके। बच्चों आपका जो टेस्ट होगा ना 25 तारीख को, उसमें सेंटर ऑफ मास कुछ भी नहीं आएगा। न्यूटन लॉज जो पहले वाला सिलेबस था वही कैरी फॉरवर्ड हो गया। 25 तारीख के सिलेबस में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। पेपर बच्चों इस बार बहुत बढ़िया है यार, मतलब बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है, तो कोशिश करना इस बार 45 में से कुछ 40 के ऊपर तो कुछ सही हो, 42-43 तक तो नहीं नहीं, बढ़िया पेपर है, मतलब आप पेपर को टफ तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। डन है बच्चों, लिख लिया ये सब ने। एक सवाल करते हैं बच्चों इसी पे बेस्ड, थोड़ा सा देखिएगा और जो भी आपको आंसर लगे दीजिएगा। बच्चों आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पहले हम दोनों ब्लॉक्स को ऐसा कंप्रेस करके रखा हुआ था, अब रिलीज कर दिया है। पहले ऐसा कंप्रेस करके रखा था, फिर रिलीज कर दिया है। तो जब रिलीज कर दिया है तो फिर ये सिचुएशन है आपके सामने, तो फिर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ऐसा नहीं बच्चों कि सिंगल करेक्ट है, अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा सही है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा सही है तो भी बता सकते हैं। बच्चों ए ऑप्शन के बारे में क्या कहना है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी, क्या लगता है सही है या गलत है? बच्चों क्या कहते हो इसके बारे में, ट्रू और फॉल्स? बच्चों ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। कारण इसका ये है कि पहले रेस्ट पे था, आप रिलीज करेंगे तो भले ये सिचुएशन आ गई हो, क्योंकि पहले रेस्ट पे था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले जीरो था, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्सेस इंटरनल है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। अगला आ जाइए, मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू ब्लॉक बी, क्या कहते हो बच्चों? गलत है। कारण, क्या कारण है कि मास ऑफ ए और मास ऑफ, हाँ हाँ, देखिए बच्चों इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अगर इनके मासेस, आप सवाल में कह रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू बी, अगर मैं इसका मास m मान लूं और इसका भी m मान लूं, तो राइट की तरफ मोमेंटम 15m है, लेफ्ट की तरफ 10m है, बच्चों कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स राइट, ये तो अपने आप गलत हो गया बच्चों, है ना, क्योंकि स्टेशनरी है। इट इज एन इम्पॉसिबल फिजिकल सिचुएशन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कह रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बच्चों नहीं हो सकता? हो सकता है पॉसिबल बच्चों। हाँ, मास अगर अनइक्वल ले लीजिए आप, इस तरह से लीजिए कि दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो पॉसिबल है। तो बच्चों डी ऑप्शन, इट इज इम्पॉसिबल सिचुएशन, ये गलत हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है तो ये ऑप्शन नहीं मैच होगा, केवल पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बच्चों सबको? चलिए बच्चों लास्ट इसमें है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक तरह के बहुत पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो करा देता हूं आपको, उसके बाद डन है। देखिए बच्चों,
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। कैसे कि मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक है, इसका मास मैं कुछ देता हूँ 2 किलो। हाँ, लिखिए, लिखिए। अच्छा चलो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कब कर पाएँगे फिर? ठीक है, चलिए डीपीपी डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ये सवाल फिर मुझे थोड़ा-सा याद दिला दीजिएगा बच्चों, आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, है ना? कि ये सवाल करना है जिसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और मुझे याद दिलाइएगा कि सर ये सवाल करना है। भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए डीपीपी निकाल लीजिए। कहाँ-सा कौन-सा डीपीपी हम लोगों ने कर लिया था? नंबर बाय नंबर चलेंगे बच्चों। अ जिनको बच्चों अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊँगा, अगर आप में से जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी डीपीपी डिस्कशन किसी को डाउट है तो रुकिए। मैं बाय बेटा, बाय, बाय, बाय। अच्छा बच्चों आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर करूँगा मैं, ठीक है? तो आप उसको जब भी समय मिले आप उनको कर लीजिएगा। सिलेबस जो है टेस्ट का वो पहले वाला ही सिलेबस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, नई चीज़ कोई ऐड नहीं हुई है, तो जम के प्रैक्टिस करिए। हाँ, 45 में से बच्चों इस बार यार कम से कम आधे बच्चों के 45 सही हों। बोलिए, बोलिए, बोलिए। 5 दिन के लिए बाय, बिल्कुल बाय। बोलिए बेटा, बाय बेटा, बाय। बाय, बाय, बाय। बाय, बाय, बाय। बिल्कुल मिलते हैं 5 दिनों बाद। बोलिए बेटा, बोलिए। डीपीपी 1 का थर्ड कौन-सा डीपीपी? सेंटर ऑफ मास। आप बच्चों सवाल पढ़ दीजिए, मैं बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास की डीपीपी मेरे पास नहीं है। मेरे पास फोर्स। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये क्यों नहीं हुआ बेटा? आप हाँ, 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 3 बजे तक, हाँ। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करिए M1 R1 तो 3 इंटू 2i प्लस 5j और प्लस 2 इंटू 4i प्लस 2j और डिवाइडेड बाई जा सकते हैं बेटा, जा सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं, बस डीपीपी। हाँ, पूछ सकते हैं बेटा एक-एक करके, लेकिन पूछिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i हो जाएगा और ये 15j और प्लस 8i प्लस 4j। ठीक है? तो देखिए आई जोड़ेंगे तो 6i प्लस 8i ये 14i हो जाएगा और प्लस j वाले जोड़ेंगे तो 15j प्लस 4j 19j हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है ना? तो कोऑर्डिनेट्स बटे 14/5 और 19/5 बन जाएगा। तो क्या दे रखा है उन्होंने? हाँ, तो सही है ना बेटा? चलिए अगला कोई पूछिए कुछ। ठीक। हाँ, बोलिए बेटा। ओके, 15 सेकंड्स। बच्चे ये ऐसा सवाल एकदम हम लोगों ने क्लास में किया था। आपने अटेम्प्ट किया इसको? क्या डाउट आ रहा है आपको? अच्छा, अच्छा। आपने कुछ अप्रोच सोची क्या? कोई बात नहीं। देखिए इसका जो लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर है और 15 सेकंड के बाद पूछा है। तो देखिए 15 सेकंड में ऐसा चले जाएगा, मतलब ये इनिशियल है, तो 15 सेकंड के बाद ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है? अब इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो इस साइड में होगी r ओमेगा और इस साइड की वेलोसिटी भी बेटा r ओमेगा, है ना? तो आपको सवाल में चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना? हो जाएगा ना? ओमेगा 1 सेकंड। टीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 8।
सेंटर ऑफ मास, एक सेकंड इनका बता देता हूँ। डीपीपी 3 में क्वेश्चन नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर का, फिर आ जाते हैं वापस से। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 8, block of mass 10 kg released on a fixed wedge inside a card which is moved with a constant velocity towards the right done by the normal reaction। हाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बेटा इसमें डाउट क्या है आपको, मतलब आपको सिचुएशन ही, हाँ हाँ, तो आपको मतलब क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं 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 नहीं, देखिए उन्होंने बोला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कोई पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और ये जो ब्लॉक है वो कार्ड के रेस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। सवाल में बोला गया है ब्लॉक 10 kg is released on a fixed inside a card which is moved with a constant velocity towards the right, take initial velocity of the block with respect to the card 0, ठीक है, देन वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लग रहा है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ इधर है, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos 37 डिग्री, तो m की वैल्यू दे रखी इन्होंने 10, g 10, cos 37 हो गया बेटा 4/5, ठीक है। तो ये कैंसिल करिएगा, 2 होगा, 80 आ जाएगा नॉर्मल। और डिस्प्लेसमेंट बच्चे देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाएगा। तो जो वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, एक सेकंड देखते हैं, हमारा असम्पशन सही है कि फोर्स 80, डिस्प्लेसमेंट 20, और ये एंगल बेटा 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये जो हो जाएगा cos 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 20, cos 53 डिग्री बच्चा 3/5 कर देंगे, तो 5 4 960 है क्या कुछ ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा हो क्या रहा है कि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, लेकिन वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उन्होंने वर्क डन पूछा, तो नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नॉर्मल की वैल्यू ये निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि कार की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 20 मीटर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, ठीक है। हाँ, डीपीपी 8, हाँ हाँ, डीपीपी 8 का कौन सा क्वेश्चन बेटा? पांचवा। कह रहा है कि हॉर्स ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 1 मीटर, लेवल ऑफ द स्टमक ऑफ द हॉर्स इज एट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। assume that all the water drunk by the horse is at a level 2 meter from the ground, the minimum work done by the horse in drinking the entire water of the container, ठीक है। तो water from the cubical container of side 1 meter, the level of the stomach of the horse is 2 meter from the ground, देखते हैं बेटा। तो हॉर्स का वाटर लेवल है 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। Assume that all water drunk by the horse is at a level of 2 meter from the ground, okay, then minimum work done by the horse in drinking the entire water of the container, cubical container है 1 मीटर का, और the level of the stomach of horse is at 2 meter from the ground, assume that all water drunk by the horse is a level of 2 meter from the ground, द मिनिमम वर्क डन। इसमें यार पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं समझ में आ रहा है, रुको एक सेकंड। कि कंटेनर देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि कंटेनर का जो पानी है वो हॉर्स के अंदर जाएगा तो उसकी कुछ हाइट में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो जितना उसकी हाइट में इंक्रीज होगा, जितना उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, वही आंसर होगा। तो थोड़ा सा मैं सवाल में क्लियर नहीं हो रहा है कितना हाइट में इंक्रीमेंट होगा, एक सेकंड में फिर से पढ़ता हूँ। Horse drink water from a cubical container of side 1 meter. Level of stomach of horse is at 2 meter from the ground. अच्छा, हॉर्स का जो स्टमक का लेवल है, जहां पे पानी जाना है, वो 2 मीटर है ग्राउंड से, ठीक है। Assume that all water drunk by the horse is at a level of 2 meter from the ground. The minimum work done by the horse in drinking the entire water of the container. अच्छा देखो बेटा, तो इसमें इस क्यूबिकल कंटेनर का बच्चे वॉल्यूम है हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। कैसे? क्योंकि इसमें बोला गया क्यूबिकल कंटेनर है और उसकी साइड 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब इसका कंटेनर का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। तो कंटेनर में पानी कितना है उसका मास हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी।
ठीक है? तो 10 के पावर 4 केजी इतना पानी है कंटेनर के अंदर। अब इस पूरे कंटेनर को पानी जो है उसको 2 मीटर ऊपर चढ़ाना है, तो उसकी पानी की पोटेंशियल एनर्जी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? m पानी का वेट, g और h, है ना? तो 2 इंटू 10 के पावर 5 जूल इतना बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पानी का, ठीक है? तो जितना पोटेंशियल एनर्जी पानी का बढ़ेगा, उतना ही हॉर्स को काम करना पड़ेगा। तो बेटा मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 200 किलो जूल। 15 किलो जूल दिया है। एक सेकंड, है ना? फिर मुझे एक सेकंड, हाँ हाँ। ये वाला 10 से ये वॉल्यूम हो गया। अच्छा एक सेकंड, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, डेंसिटी 10 के पावर 3, है ना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 10 के पावर 3 ही मास होना चाहिए, ठीक है? और अ, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो m और g और h। अच्छा बच्चे देखो इसमें चूंकि क्यूबिकल कंटेनर है ना, तो मास यहाँ पे भी प्रेजेंट है और मास यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, थ्रू आउट पूरा कंटेनर फिल्ड है मास से। तो जो इस कंटेनर का सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब देखिए अगर ऐसा पार्टिकल होता कि पार्टिकल ग्राउंड पे रखा है, उसको 2 मीटर ऊपर भेजना है, ठीक है? ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर भेजना है, तो हम सीधे लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा mgh। लेकिन यहाँ पे मास एक जगह पे पूरा वो नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो मास है पूरा, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? तो ये क्यूबिकल हाइट का जो है कंटेनर का वो 1 मीटर है, लेकिन जो पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा वो 1/2 मीटर पे मान लेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो ऐसा मान लेंगे कि जो पूरा वाटर है उसका मास 1/2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? तो उसको हमें ऊपर कितना उठाना है कि 1/2 मीटर ग्राउंड से ये है, और जो जो स्टमक लेवल है हॉर्स का वो 2 मीटर है ग्राउंड से, तो हमें ऊपर इसको कितना उठाना पड़ेगा? 2 माइनस 1/2, ठीक है? तो 3/2 मीटर ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आधा मीटर तो ये ग्राउंड से पहले ही है और 1 मीटर ऊपर ले जाना है, तो 3/2 इतना उठाना पड़ेगा, ठीक है? अब चलो सोचते हैं। चेंज इन पोटेंशियल जो होगा mgh, तो m की वैल्यू है 10⁻3, क्योंकि डेंसिटी 10⁻3 है और वॉल्यूम 1 है, तो मास 10⁻3, g की वैल्यू है बच्चों 10 और हाइट हमें ऊपर उठाना है 3/2। हाँ, अब मैच कर जाएगा बच्चे, 15 किलो जूल आ जाएगा। ये कैंसल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 10 के पावर 3, तो 15 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने पूरे पानी को ग्राउंड पे नहीं माना है, क्योंकि क्यूबिकल कंटेनर है 1 मीटर का, तो उसका सेंटर ऑफ मास आधा मीटर ऊपर होगा, तो वहां से हम लोग पूरे पानी को 2 मीटर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है? हाँ, अब देखो सवाल पढ़ के ना, सवाल पढ़ के मुझे भी, हाँ, हाँ, 1 सेकंड बेटा मैं इनका थोड़ा क्लियर कर दूं फिर। तो देखिए सवाल पढ़ के मुझे भी पहले लगा कि पानी पूरा का पूरा ग्राउंड पे है क्या? फिर मैंने पढ़ा कि फिर चूंकि मैं हमने तो वही मान के सॉल्व किया कि 220 किलो जूल। फिर तुमने बताया कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा, 15 किलो जूल है, तो फिर मैंने वापस से पढ़ा। तो क्यूबिकल कंटेनर है, मतलब कि जो पानी है वो पूरा पूरा फुल, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है? अगर पूरा ग्राउंड पे होता तो फिर 20 किलो जूल आंसर आ जाता, अगर पूरा ग्राउंड पे होता पानी, है ना? और वहां से पी के वो वहां तक 2 मीटर तक, लेकिन चूंकि कंटेनर में फिल्ड है तो सेंटर ऑफ मास यहां लेंगे, ठीक है? तो वो होगा, है ना? हाँ, पेपर में आएगा तो बताएंगे। वैसे ये सवाल कंप्लीट था, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मुझे लगा कि पूरा पानी ग्राउंड पे है, पर वो क्यूबिकल कंटेनर में फिल्ड है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हम्म, ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलिए। हम्म, अच्छा सवाल नहीं लग रहे हैं। अरे, एक भी डीपीपी नहीं हुए हैं पूरी कंप्लीट। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा और बताइए मुझे अपनी समस्या, मतलब आप सवाल पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, या ये भी नहीं समझ में आता? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ना। थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है। जैसे मान लीजिए यही सवाल लेते हैं
ठीक है, तो आप जैसे सवाल पढ़ रहे हो कि बॉम्ब ट्रैवलिंग इन पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसका आपको सेंस समझ मतलब जैसे आप सवाल पढ़ते हो तो आप विजुलाइज कर पाते हो कि एक बॉम्ब जा रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ। देखिए ये तो सबसे पहला स्टेप है। जैसे-जैसे आप फिज़िक्स में सवाल पढ़ते जाते हैं, तो या तो आपको विजुलाइज़ होना शुरू हो जाए कि भाई जैसे ये सवाल है कि ये बॉम्ब ट्रैवल कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, तो आपको देखिए समझना क्या चाहिए आइडियल कैंडिडेट को कि उसको दिखना चाहिए कि बॉल ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है। पहली चीज़ या तो दूसरी चीज़ सवाल पढ़ते-पढ़ते आपको ये ऐसा होना चाहिए आपकी ड्राइंग शुरू हो जानी चाहिए कि एक बॉल है उसको ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया गया है, कुछ स्पीड से और पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है तो ऐसा। तो अगर मैं जैसे मान लीजिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे पेपर देना है, तो मैं क्या करूँगा पहली लाइन यहाँ से लेकर अ बॉम्ब ट्रैवलिंग इन पैराबोलिक पाथ अंदर तक जहाँ तक कॉमा है, यहाँ तक पढ़ूँगा उसको कोशिश करूँगा कि डायग्राम में ड्रॉ कर लूँ, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लोड्स इन मिड एयर तो कहीं पे भी आप एक्सप्लोड्स इन मिड एयर तो ऐसा आप एक्सप्लोजन दिखा लो, है ना? फिर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट अब ये जो लास्ट लाइन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? तो फिज़िक्स के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि आप एक-एक लाइन पढ़ते जाइए, पूरा एक साथ सवाल मत पढ़िए। 4 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन जितना भी सवाल है, आप उसको ब्रेक करके पढ़िए। जहाँ तक कॉमा है पहले वहाँ तक पढ़ लीजिए, सिचुएशन प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए। फिर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट विल अब जैसे आपने ये पढ़ा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। अगर अब यहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हो कि यार ये क्या है? ये तो सेंटर ऑफ मास का क्या क्या पूछ लिया हमें तो नहीं पता। इसका मतलब बच्चे आपको फिर कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो आप देखिए, जैसे सवाल क्लास में जो मैं कराता हूँ, तो क्लास में तो सवाल ऐसे रहते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर सवाल, है ना? तो उसमें हो सकता है कि आप ईज़िली आप क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे सवाल ले रहा हूँ, तो आपका हो सकता है सॉल्व हो जाता हो। लेकिन उससे खुश नहीं होना है क्योंकि उसमें आपको पता है ना बैक ऑफ द माइंड कि यार सर ने ना अभी पढ़ाया है तो उसी पे सवाल होगा, ठीक है? तो अगर होते हैं तो अच्छी बात है। अगर क्लास में भी सवाल नहीं हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है तो कंसर्निंग है। अगर क्लास में हो जा रहे हैं, बाहर नहीं होते या पेपर में नहीं होता, इसका मतलब ये है कि बेटा आप डीपीपीज़ प्रॉपर्ली या जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए हो रही है। तो अब जिनके नंबर कम आ रहे हैं, आप देखिए बेटा कि नंबर कम आने का कारण क्या है? एक बार फिज़िक्स में जैसे आपके मान लीजिए कहने के लिए कि 45 में से 15 ही सही हो रहे हैं या 20 सही हो रहे हैं। तो आप एक बार देखिए कि हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, मान लीजिए अब 5 सही होते हैं, ठीक है? 40 गलत हैं या 40 सवालों में हमें पता ही नहीं चला कि क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है? आप एक बार देखिए कि यार जो सवाल गलत हो रहे हैं, उसमें समस्या क्या आ रही है? क्या मैं सवाल पढ़ के समझ पा रहे हैं हम या नहीं सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा है? या सवाल तो समझ जाते हैं हाँ, हाँ। मतलब पढ़ के ही छोड़ देते हो आप? हाँ। अच्छा, मतलब क्वेश्चन समझ में आता है तो छोड़ देते हैं या नहीं समझ में आता है तो छोड़ देते हैं? अच्छा, अच्छा, आप वापस घर आके भी नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? या वहीं पे क्लास मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में छोड़ देते हैं, फिर वापस नहीं विज़िट करते, ऐसा बोल रहे हैं? ठीक है। ये तो अच्छा तरीका है कि अगर आपने एक बार सवाल पढ़ा, ये तो बहुत बढ़िया है कि आपने सवाल पढ़ा, आपको बिल्कुल कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, अगले में पहुँच ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो सवाल नहीं हुए हैं, अगर आप जेनुइनली इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, यही ऑलमोस्ट आपका लेवल रहेगा नीट का, है ना? कुछ ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत, बाकी लेवल यही रहेगा। तो जो सवाल आपसे नहीं आ रहा है, आप घर आइए, उनके सॉल्यूशन देखिए, है ना? उन पे देखिए कि यार कैसे-कैसे सॉल्व करना था और मुझसे क्यों नहीं हुआ? मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे, ठीक है? और हर सवाल जैसे मुझसे 40 सवाल नहीं हुए, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसे नहीं हुआ, 1 से लेकर 10 तो उनमें से 1 से 10 तक में जो-जो सवाल नहीं हुए, वो लिखिए कि भाई कारण क्या था? कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं था या मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या सवाल ही समझ में नहीं आया कि क्या था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो एकदम लिख लीजिए और फिर बेटा आप देखिए कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। अगर सवाल ही बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं बेटा कि मतलब पढ़ के आइडिया ही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा-सा आप उसको मतलब उसको आप जितने भी क्लास में मैं नोट्स करवाता हूँ या जितना आपको यहाँ पे सवाल लिखते हैं, तो मैं एक-एक करके सवाल आपको समझाता हूँ। तो जब मैं समझा रहा हूँ तब मुझे रोक के पूछिए कि सर ये मतलब कैसे पता चल गया? या आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, तो आप घर जाइए वापस और फिर से जो नोट्स मैंने कराए हैं ना, आप उनको वापस से पढ़िए कि अच्छा इस सवाल का मतलब ऐसा था, हमको ऐसे-ऐसे प्रोसीड करना था। छोड़िए मत, फिज़िक्स को छोड़िए मत। देखिए आप छोड़ देंगे तो है थोड़ा-सा तकलीफ होगी। और बायो टॉपिक वाइज़ पढ़िए बेटा आप।
ठीक है? फिज़िक्स पढ़ने के लिए देखिए आप क्या करिए, जो भी आपके जैसे चैप्टर हो गए ना, जैसे काइनेमैटिक्स हो गया, तो काइनेमैटिक्स को भी आप डिवाइड कर लीजिए, उसको हिस्सों में कुछ डिवाइड कर लीजिए, कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आज इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल करेंगे या इसके बाद इस चीज़ के सवाल करेंगे। उसको हर एक चीज़ को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और फिज़िक्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और बायो आपका अच्छा है, तो बायो से मतलब आप उसको फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देते हैं, फिज़िक्स को 4 घंटे दीजिए, है ना? और फिज़िक्स का अप्रोच बायो से बिल्कुल अलग है बेटा। अगर आप फिज़िक्स में केवल ऐसा आप बुक लेके पढ़ेंगे, उसको नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिज़िक्स का आपसे एक सवाल नहीं होगा। फिज़िक्स सवाल करना है तो बायो से बिल्कुल माइंडसेट अलग, उसको प्रॉपर लिखना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपको बहुत मतलब आप ये मान लीजिए 95-98% चीज़ें हो जाएँगी। 1-2% जो बचेगा वो मॉक टेस्ट से धीरे-धीरे आपका कवर होता रहेगा। ठीक है? हुँ, हुँ। बोलिए बेटा। देखिए, एनसीईआरटी मैं तो कहता हूँ आप तब पढ़िए, जैसे आपने एक बार पढ़ लिया सारे नोट्स, आप कंफर्टेबल हैं कि यार ना मुझे सर ने जो बताया था वो मुझे आता है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, 10 में से मुझसे 7-8 सवाल हो जाते हैं। अब मेरे पास समय है, मुझे थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा करना है, तो फिर आप बुक पढ़िए। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक थोड़ा-सा ऐसे लिखी गई है कि मतलब कंसाइज़ वे में लिखी गई है। किताब बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको बेसिक आते हैं, फिर आप एनसीईआरटी जाएँगे तो थोड़ा-सा आपको बेहतर फ़ील होगा। लेकिन अगर आप बेसिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा और आपको तकलीफ होगी, ठीक है? तो पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसपे थोड़ा-सा कंफर्टेबल होइए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। ओके।